माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। तो कल आपका हिंदी का पेपर है। कल आपका हिंदी का पेपर 22 फरवरी आखिरकार आ ही गई और हिंदी का पेपर अब आपका होने वाला है। तो वायरल पेपर आपके लिए लेकर आए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। इग्नोर मत करना बातों को, क्योंकि ये अंतिम बातें हैं। अंतिम पेपर, वायरल पेपर ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। रामबाण साबित होने वाला है। 200% गारंटी है भाई, यही पेपर छपेगा, ठीक है। छप गया यही पेपर, यही क्वेश्चन आएगा। बस इन यही क्वेश्चनों का आंसर आपको कॉपी में जाके छाप देना है, ठीक है। पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे आप लोगों के लिए। तो आपको बस ये पूरा पेपर को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है, देखना है अच्छी तरीके से, इसके आंसर को देख लेना। 70 नंबर बिल्कुल पक्का आपके हिंदी में एक नंबर नहीं कटेगा, आपका हिंदी में एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। पूरा ये पेपर जो है, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे हम आप लोगों के लिए, बस एंड तक बने रहना। बहुविकल्पी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे एक खंड में। जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बहुविकल्पी क्वेश्चंस करोगे तो सबसे पहले इस तरीके से हेडिंग भी डालनी है आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कि आप बहुविकल्पी क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा और आपकी कॉपी का इंप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आचार्य शुल्क किस युग के लेखक हैं। तो भाई आचार्य जो शुल्क हैं वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुल्क युग के, शुल्कांतर युग के हैं। तो आचार्य शुल्क जो हैं वो शुल्क युग के क्या है? लेखक हैं, शुल्क युग के लेखक हैं, ठीक है। अगात शत्रु किस विद्या की रचना है? ठीक है, आपको बताना अगात जो शत्रु है ये किस विद्या की रचना है? नाटक है, निबंध है, नाटक है, कविता है, कहानी है। तो ये क्या है? तो बेटा ये जो रहने वाला नाटक है। इस वीडियो को देख लो, 70 नंबर अपने हिंदी में पक्का कर लो, ठीक है। लहर किसकी रचना है? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लहर किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद जी की, निराला जी की, हरिकृष्ण प्रेमी की। तो लहर जो है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुल्क युग की समय अवधि है। तो शुल्क युग की जो समय अवधि है 1936 से 1943 तक है, 1919 से लेकर 1938 तक है, और 1900 से 1918 तक की उनमें से कोई नहीं। तो 1900 से लेकर 1938 तक है, ठीक है। अगला है, नीड का निर्माण फिर किसकी विद्या की रचना है? तो नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? जीवनी है, साक्षात्कार, भेंट करता है, वार्ता है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है। तो ये क्या हो जाएगा? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। भारत भारती किस विद्या की रचना है? तो ये क्या रहेगा? छायावादी युग की है। किसकी है? छायावादी युग की है। अगला है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला रामधारी सिंह दिनकर की, रामहरि औषधि की, हरिवंश राय बच्चन जी की, सुमित्रानंद पतन की। तो मधुशाला आए या मधुबाला आए, ये सब जो है हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किस युग के रचना है? तो आपको बताना है राम सिया शरण गुप्त की, मैथिली का शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा की। तो मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगा। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आपको बताना है आधुनिक काल है सन 1943 से और अब तक है, या फिर सॉरी सन 1843 से लेके अब तक है, 1643 से लेके 1843 तक है, 1918 से 36 तक है, और 1936 से 43 तक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो आपको बताना है कि मतीराम जो हैं वो किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के। तो किसके हैं? रीति काल के हैं। किसके कवि हैं? ये रीति काल के हैं। अगला है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, हास्य है, रति है, निवृत्त है। तो हास्य ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोहत ओट पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सहल का आपत परित प्रकाश। ये जो पंक्ति है इसमें एक अलंकार पूछा है। क्या पूछा है? अलंकार पूछा है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, उपेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तो इन पंक्तियों को एक बार पढ़ना है, फिर इससे देखना है, इसमें उपेक्षा अलंकार है, ठीक है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो वी अक मान। तो आकर्षण है तो आ रहा है, तो आकर में आ का ही उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक के कितने भेद हैं? तो प्रत्येक के कितने भेद हैं? 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है। तो कितने होते हैं भाई प्रत्येक के भेद? कमेंट जल्दी कर दीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आरामदार है, द्वंद्व है, बहुवीर्य और तत्पुरुष है। तो बहुवीर्य हो जाएगा। अगला, अक्षय का तद्भव
अब शब्द क्या होगा, तो क्या होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन है आँख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा। यण संधि का सूत्र है, तो देखना है यण संधि का सूत्र क्या है। तो इनमें से एक चीज आपको पहचान लेगी, यण संधि है तो इसमें ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें यण आ रहा हो बीच में। तो इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, इको यणची, तो यही यण संधि का सूत्र हो जाएगा। ठीक है। फलस्य शब्द का एक वचन और विभक्ति है, तो फलस्य शब्द में एक वचन और विभक्ति क्या होगी, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो भाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अपठत धातु में वचन और पुरुष आपको बताना है। क्या बताना है, वचन और पुरुष। द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका स्टार्ट हो जाएगी वर्णात्मक क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर का हो रहेगा वर्णात्मक खंड वाला 20 सेक्शन। अब आपको देखना है ये गद्यांश आएगा, वैसे 6 नंबर का आएगा, 6 में से 6 लाना है, तो क्योंकि आपको पढ़ लेना, यही आपको कल पेपर में आएगा। ठीक है, अब पहले तो आपको गद्यांश को एक बार पढ़ के देख लेना। यह कोई बात नहीं, एक स्वभाव के लोगों में रुचि और मित्रता हो सकती है। समाज की विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो हमें गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण है। तो चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता, निर्बल बली और धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति उपाय के लिए चाणक्य की मुंह ताकता है। फिर विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। सबसे पहले ये पढ़ना है। अब गद्यांश सॉल्व कर रहे हो तो वैसे हेडिंग भी आपको डालनी है, कुछ पहले गद्यांश बीच में हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, वैसे खंड बी डाल के गद्यांश हेडिंग डाल देनी है, प्रश्न संख्या डाल देना, फिर आप आंसर लिखना। तो संदर्भ पूछा जाएगा इसमें कि इसका संदर्भ क्या होगा। तो भाई आपको पहले एक चीज नोटिस करनी है। ठीक है, एक चीज आपको देखनी है। अब वो देखना क्या है कि ये जो आपने पढ़ा है, ठीक है, ये जो आपने पढ़ा है ये कौन से उससे लिया गया है। ठीक है, कौन सी हमारी पाठ्य पुस्तक है, किस पाठ से लिया गया है, तो इसमें ये देखना है। ठीक है, कौन सी हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक जो है मित्रता पाठ से लिया गया, इसमें मित्रता की बात हुई है तो मित्रता पाठ से लिया गया। संदर्भ में बस यही लिखना है, ये जो संदर्भ आएगा इसमें बस एक तो पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। पाठ का नाम क्या हो जाएगा कि हमारी ये जो गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता पाठ से लिया गया है। और जैसे कि जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्या है, आचार्य है जो रामचंद्र क्या है, शुक्ल है। ठीक है, ये आपको लिखना है ओनली संदर्भ में, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, यही आएगा और यही लिखना है। ठीक है, अगला पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब रेखांकित अंश ये है, अब इनकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कैसे करोगे, तो आप पहले हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप में से क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यावरण रामचंद्र शुक्ल जी की कहते हैं कि मित्रता के लिए जो स्वभाव है और समान रुचि वालों में ही परस्पर हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है, क्योंकि मित्रता विपरीत स्वभाव वाले लोगों में भी हो सकती है ना, और परस्पर मित्रता हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्वभाव और विपरीत रुचि वाले लोगों में घनिष्ठ मित्रता नहीं होती, क्योंकि मित्रता हो सकती है। तो ये इसमें से ही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला है कि लेखक के अनुसार विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं। देखो अब इसमें क्या है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नताओं को देखकर अभाव भरने के विपरीत गुणों को देखा जाता है। ठीक है, और जैसे कि बलवान जो व्यक्ति है ना, बलवान व्यक्ति है तो वो बलवान व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, बलवान की ओर आकर्षित होगा, है ना। और जो अमीर है वो अमीर की ओर आकर्षित होगा, गरीब है जो गरीब की ओर आकर्षित होगा, है ना। और जो दुखी व्यक्ति है वो दुखी वाले के पास जाएगा, सुखी व्यक्ति है वो सुखी के पास जाएगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अगला जो होगा ये अथवा में आएगा। भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं पढ़ पा रहे, इसको पढ़ के देख लो। अगर ये आपसे हो जाए तो दोनों में से एक ही करना है, ये पढ़ना है, देखना है कि कौन संदर्भ में क्या लिखना है, पाठ का नाम लिखना है कि यह गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ से आया है, और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, लेखक का नाम यही लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अगला है दोस्तों पद्यांश दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा पद्यांश, और इसमें क्या दिया गया, 3 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। किसका देने, उत्तर हमें देने हैं। तो इसमें देखो ये पहले जो ये पद्यांश है, हेडिंग डालनी है पहले, तो पद्यांश कर रहे हो तो उसमें अब आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, क्या करना है, पढ़ लेना है। तो
चरण कमल बांधे हरि राई, जाकी कृपा पुग गिर ले हो, अंधे के सब कुछ दर्शाई, सुनहि सेनु गुण ही बोले, रंक चले छत्रधाही, सूरदास स्वामी करनाई, बार बार बंदो तिन पाही। अब पहले हमें क्या करना है, हमें इसका संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य, सही है, खंड काव्य के किससे लिया गया है, खंड काव्य वाले भाग से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका लिख देना है। अब इसमें ये किसका लेखक कौन है, इसमें भाई कवि कौन है, कवि कौन है, सूरदास है। कवि कौन है, सूरदास जी ने इसमें अपना बारे में बताया है। तो इसमें क्या है, सूरदास जी की व्याख्या की है उन्होंने, और ये सूरदास जी के नहीं, इन्होंने जो लेखक है इसमें। अब इस संदर्भ में क्या बताया कि प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य से है ना। और इसमें किसने बताया, ये सूरदास जी ने बताया है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की क्या की गई है, उस चरणों की क्या की गई है दोस्तों, उन्होंने बताया कि कमल के फूल के समान उनके चरण हैं। अब अंश की व्याख्या करवाइए, तो जैसे इनको दे दीजिए। इसमें कहा कि अगर आपके चरणों से बहरे सुन गूंगे बोले, कि आपके चरणों में, आपके जो शरण में जो आ जाता है, बहरा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, बहरा व्यक्ति भी सुनने लग जाता है, और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है। रंग के चले छत्र हरदाई, और जो गरीब है वो अमीर बन जाता है। ठीक है, ये व्याख्या हो जाएगी। अलंकार पूछा गया है, तो भाई इसमें अलंकार आपको लिख देना है। ठीक है, अगला अथवा में ये क्वेश्चन आएगा। अब ये नहीं कर पा रहे हो तो दोनों में से एक ही करना है, कि दोनों तो नहीं करने, क्योंकि दोनों करोगे तो फिर नंबर 1 का ही मिलेगा। अब आपका आ जाएगा 3rd नंबर का, इसमें क्या आएगा, संस्कृत गद्यांश आ जाएगा, और इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ कैसे लिखना है कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से, इस पाठ से लिया गया, पाठ का नाम भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, उसका नाम और इसका हिंदी अनुवाद लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला ये अथवा में आपका ये आएगा, दोनों में से किसी एक को करना, एक को कर दीजिएगा। अगला आपका ये आएगा 4th नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, कि संस्कृत पद्यांश जो है, पद्यांश है, इसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। अब जो ये संस्कृत पद्यांश है, तो ये हमारे, आपको लिखना है कि यह पद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक, हिंदी के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के भाग से लिया गया है। ठीक है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का सद्भाव भवेत्। तो इसका मतलब क्या होता है कि सभी सुखी रहो, सभी निरोगी रहो, और दुख किसी को ना छुए, मतलब दुख का कोई भागी ना बने, और सभी को खुश रहे। तो हिंदी अनुवाद इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इनमें से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना, क्योंकि ये 3 नंबर का आएगा, एक ही प्रश्न, इतने सारे दिए गए हैं, किसी एक को तैयार कर लेना, इसमें से एक का ही उत्तर देना है। ठीक है, एक का ही उत्तर देना है, ज्यादा का उत्तर नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है, तो आप इसको दे रहे हो तो इसकी हेडिंग डालना और इसका आंसर लिख देना, इसके बाद में इसका भी कर देना। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका 6 नंबर का दिए गए लेखक का जीवन परिचय। जिसमें लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अब परिचय, जीवन परिचय में क्या करना है, देखो जैसे वन परिचय आप लिख रहे हो, जयशंकर प्रसाद जी का लिख रहे हो, तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ। कब हुआ, पिता का नाम क्या था इनका, माता का नाम क्या था, इनकी रचनाएं कौन सी थी। ठीक है, इनके जो वो सारी चीजें आपको एक बॉक्स बनाकर लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद में हर एक पॉइंट को डालकर लिखना, जीवन परिचय कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, कब हुआ था, इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिख देना है। 5 नंबर पक्का इसमें आपको मिल जाएगा। अगला हो जाएगा पक्का कवियों का जीवन परिचय। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का लिख रहे हो, तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म कब हुआ था, 1532 में हुआ था। कहाँ, और मृत्यु कब हुई थी, 1632 में हुई इनकी मृत्यु हुई थी। अब जन्म स्थान राजापुरा में हुआ था, राजापुरा यूपी में पड़ता है, यूपी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। माता का नाम रत्न, और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत सुंदर इनकी पत्नी थी, इन्हें छोड़ के चली गई। और इनकी रचना क्या थी, रामचरितमानस इनकी रचनाएं थी। इस तरीके से आपको लिखना है, और इस तरीके से लिखोगे तो 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब आपको दिखाएं कि कंठस्थ अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर 2 श्लोक आपको तैयार कर लेने, कोई भी 2 श्लोक तैयार कर लेने हैं अच्छी तरीके से कंठस्थ, और वो प्रश्न पत्र में ना आए हो वो आपको लिख देना है ना। अब ये क्वेश्चन दिया जाएगा, इनमें से आपको एक का ही है, 2 का आपको उत्तर पूछना है, 2 का। जैसे चंद्रशेखर का आस अस्थि, तो चंद्रशेखर क्या थे, एक क्या थे भाई, ये राज्य नेता थे। वीर किन पूछे थे, वीर सताप पूछे थे। आपको संस्कृत में ही उसका उत्तर देना है। ठीक है, अब जैसे ये आएगा अगला 9 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लास्ट आपका, और ये 9 नंबर का है, 9 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निबंध लिखना। तो निबंध जब भी लिखो तो बीच में हेडिंग अच्छे से डाल देनी है कि निबंध आप लिख रहे हो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। अब पर्यावरण है,
आतंकवाद है, जनसंख्या है, नारी शक्ति, तीनों में से किसी एक का लिखना है तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा। नारी शक्ति की हानि तो हाई इसको डाल देना। अब इसके कुछ पॉइंट आपको बनाने होंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रस्तावना लिखा डालने लगे, नहीं, पहले तो प्रस्तावना, फिर नारी शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी, नारी की भूमिका, नारी का महत्व, नारी की, ऐसे कुछ पॉइंट बना लेना। हर एक पॉइंट को फिर आपने 10 पॉइंट लिख लेना, फिर एक एक पॉइंट को डालना, पहले प्रस्तावना, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, इस तरीके से आपको लिख देना है। इस तरीके से लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। 9 नंबर का है तो 9 पॉइंट तो कम से कम आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है, 9 पॉइंट तो कम से कम आपको लिखने हैं, तभी 9 नंबर आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। कम से कम यार इसको 250-300 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका वायरल पेपर है, कल ये पेपर आपको मिलने वाला है हिंदी का, तो बस इसको रट लो, तैयार कर लो, यही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंटों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।